आज मैं उत्तराखंड की जनता से जानना चाहती हूँ कि क्या आप श्रीदेव सुमन जी के साथ खड़े हैं जिन्होंने राजशाही का विरोध किया, या आप उसी राज परिवार के साथ खड़े हैं जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं श्रीदेव सुमन जी के। ये आपको तय करना है। हमारे सर पर बैठाया है माला राजलक्ष्मी शाह जी को, उसी परिवार से आती हैं जिन्होंने हत्या की श्रीदेव सुमन जी। श्रीदेव सुमन जी का जन्म 25 मई 1916 को हुआ और उनकी मौत मात्र 28 साल की उम्र में 25 जुलाई 1944 को हुई। उनको अमानवीय यातनाएं दी गई थी राज परिवार टिहरी के द्वारा, माला राजलक्ष्मी शाह के पूर्वजों के द्वारा। ये वही श्रीदेव सुमन थे जिन्होंने 3 साल की उम्र में अपने पिताजी को खोया। इनकी माता तारा देवी को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इन्हें पालने में, क्योंकि वे गृहिणी थी। और सोच कर देखिए 1919 में क्या स्थिति रही होगी महिलाओं की। मगर ये वो वीर बालक था जो 14 साल की उम्र में नमक सत्याग्रह का हिस्सा बनता है। उसके बाद जेल भेजा जाता है, 15 दिन की सज़ा सुनाई जाती है। उस समय में आप अगर देखेंगे तो एक तरफ देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ टिहरी राजशाही के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी। उसमें सबसे बुलंद आवाज़ अगर किसी की थी तो उस युवा की, जिसका नाम था श्रीदेव सुमन जी। इनके पिता डॉक्टर हरिराम बडूनी, जो इन्हें 3 बरस की उम्र में छोड़कर चले गए, वो कितना गर्व करते होंगे जहाँ कहीं भी होंगे इतने वीर बालक पर। 14 साल की उम्र से हम चलते हैं आगे। ये जेल में पहुँचे और जेल में सेंट्रल जेल, आगरा और देहरादून की जेल के बीच में इनको बार बार ट्रांसफ़र करा जाता रहा। 1938 में इनका विवाह विनय लक्ष्मी जी के साथ हुआ, मगर उसी साल इन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी श्रीनगर का एक कार्यक्रम था, उसमें प्रतिभाग किया, जहां वे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित जी से मिले, जिनको इन्होंने अपनी व्यथा बताई, अलग राज्य की मांग की। पहली बार उत्तराखंड के लिए किसी ने आवाज़ उठाई थी पब्लिक फोरम में, श्रीदेव सुमन जी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें गांधी जी का रास्ते के बारे में बताया, सत्याग्रह, अहिंसा, उसी रास्ते पे चलते हुए अपने आंदोलन को जारी रखने के लिए कहा, और इन्होंने वही किया। गांधी जी से प्रेरित, और फिर बाद में ये उनसे मिले भी गांधी जी से, और चिपको मूवमेंट के सुंदरलाल बहुगुणा जी जो उनके शिष्य थे, वो ये कहते थे कि उन्हीं के कारण, श्रीदेव सुमन जी के कारण ही हमारे लोगों को पता चला गांधी जी के सत्याग्रह, अहिंसा, उनके चरखे, इन सब चीज़ों के बारे में, देश की आज़ादी की लड़ाई के बारे में। आपको बता दूं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान श्रीदेव सुमन ने वकालत भी की और टिहरी रियासत के गढ़वाल के जो राजा थे उनसे अपने आप को, सब लोगों को उनके शासन से मुक्त कराने के लिए ठान लिया था। वो लिखते भी थे, वो सुमन सौरभ के नाम से भूमिगत प्रकाशनों में लिखा भी करते थे। गांधी जी से मिलने के बाद जब इन्होंने आंदोलन किया, जेल भी गए, उसके बाद नेहरू जी से मिले, तब 23 जनवरी 1939 को इन्होंने टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की। मात्र 22 साल की उम्र में ये उस समय के सबसे मजबूत युवा नेता के रूप में उभर गए। और उसके बाद 1943 में आगरा जेल से जब ये रिहा हुए और वापस टिहरी आना चाहते थे ताकि ये वहीं पे सक्रिय हो, अपने नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़े, तो 27 दिसंबर 1943 को जब ये टिहरी में प्रवेश कर रहे थे तो चंबा में रोक लिया गया, गिरफ्तार करके 30 दिसंबर 1943 को टिहरी जेल में बंद कर दिया गया। 31 जनवरी 1944 को उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई और 200 रुपये का जुर्माना। तब इन्होंने अपनी 3 मांगे रखी कि टिहरी प्रजामंडल को पंजीकृत कर राज्य को सेवा करने का अवसर दिया जाए, श्रीदेव सुमन के झूठे मुकदमे की अपील राजा को स्वयं सुननी चाहिए, और सुमन को अपने परिवार और सहयोगियों के साथ चिट्ठियाँ जो हैं वो भी लिखी जा सके एक दूसरे के साथ। उन्होंने राजा को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया और उन्होंने कहा कि वे आमरण अनशन करेंगे। उसके बाद उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। उनको बहुत बड़ी बड़ी बेड़ियों के साथ, भारी बेड़ियों के साथ जकड़ दिया जाता था। उनके खाने में कंकड़, पत्थर, रेत डाल के उनको दिया जाता था। और उनके जेलर का नाम मत भूलिएगा, मोहन सिंह। 3 मई 1944 को उन्होंने जब
देखा कि उनकी मांगों को राजशाही नहीं मान रही है, वो तो डटे रहे, लेकिन उनकी जो तकलीफ़ें थी वो इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया, आमरण अनशन। और जब ये खबर फैली तो टिहरी के राजा ने एक और अफवाह फैला दी। उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये तो हकीकत थी, उन्होंने अफवाह फैला दी कि श्रीदेव सुमन जी ने अपना अनशन तोड़ दिया है और उन्होंने उदारता दिखाते हुए महाराजा माला राजलक्ष्मी शाह के पूर्वज, उन्होंने उनके जन्मदिन के दिन उनको छोड़ने के का एक वादा कर दिया। मगर राजशाही ने श्रीदेव सुमन जी के सामने एक कंडीशन रखी। उन्होंने कहा कि हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन आप टिहरी की आज़ादी की जो मांग है उसको करना बंद कर दीजिए। ऑब्वियस है, श्रीदेव सुमन जी ने कहाँ मानना था। उसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और 11 जुलाई 1944 को उनकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी। तब उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करी गई। अब देखिए, इन्हें जो सज़ा दी गई थी 209 दिन, उनके अंतिम 84 दिनों में इन्होंने भूख हड़ताल पर बिताए थे आपके लिए, और 5 दिन इन्होंने कोमा में बिताए थे। और 25 जुलाई 1944 को उनकी मृत्यु हो गई, उनके जन्मदिन के 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद। उसके बाद कहा जाता है कि ताकि अन्य प्रदर्शनकारी जो हैं वो राजा के सामंती शक्ति के सामने प्रदर्शन ना करें, उनसे डरे, उन्होंने श्रीदेव सुमन जी की लाश को श्रीनगर के एक पेड़ पर लटका दिया। लेकिन ये भी था कि कई लोग कहते हैं कि ये कहानी मात्र है, लेकिन जेल तो वही थी ना जहाँ उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद पेड़ पे किसने लटकाया, उसके बाद क्या हुआ, क्या इसकी जिम्मेदारी राजा की नहीं थी? जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? ये कहा जाता है कि क्योंकि उन्हें लगता था कि बहुत सारे लोग ना खड़े हो जाए राजा के खिलाफ, तो भिलंगना नदी में उनकी लाश को फेंक दिया गया। उनकी आत्मा आज भी आपसे मांग कर रही है कि मुझे मुक्ति नहीं मिली है, मुझे मुक्ति नहीं मिली है। उनकी आत्मा कह रही है, क्योंकि उनका क्रियाकर्म नहीं हुआ। ये किसने किया? टिहरी के राज परिवार ने। क्या आप उन्हें वोट देंगे या उन्हें देंगे जिनके साथ श्रीदेव सुमन जी खड़े थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी? आपके ऊपर है, सोचिएगा और सोच समझ के फैसला लीजिएगा।